कि जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome to the third session of the outcome based education. In this session we will discuss about the designing or setting papers according to the course learning outcomes. So starting with the OBE, PPT now. That is the definition of OBE, that OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievements of higher order learning and mastery rather than accumulating of course credits. जो OBE system है, main purpose of OBE is to skill your students. Until now we mostly focus on the theoretical part, but the OBE system encourage us to more focus on the lab portion, to skill a student. It's not what we teach to our students, it's what the students learn. ठीक है जी, कि भाई आप अभी तक जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं या अभी तक जो हमारी मेथडोलॉजी रही है वो यही रही कि भाई हम बस थ्योरी की एक क्लास लेते हैं, स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करते हैं और बस उसके बाद के एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं और बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप मोस्टली टेक्निकल साइड पे ज़्यादा फोकस कराते हैं कि जो नॉलेज वो क्लास में गेन करते हैं उसको वो अप्लाई कहाँ पे करेंगे, वो एप्लीकेबल है कि एप्लीकेबल नहीं है. तो जो आउटकम टीचिंग और असेसमेंट है उसकी 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप उसको कह सकते हैं. वन इज व्हाट, हाउ एंड हाउ टू अचीव. ठीक है, what do you want the students to have or able to do? That is the outcome of any course. ठीक है जी, एक कोर्स का आउटकम आपके पास ये हो सकता है. How can you best help students to achieve it? That is your teaching methodology. And how you will know what they have achieved? That is the assessment. Assessment की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं. That is on the taxonomy levels and based, अगर लैब्स की तरफ आप जाते हैं तो उसमें लैब रूब्रिक्स के थ्रू या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के थ्रू या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं. हाउ डू यू क्लोज अप द लूप? द क्वालिटी या CQI, दैट इज द कंटिन्यूस क्वालिटी एनहांसमेंट या असेसमेंट इसको आप कह सकते हैं. मोस्टली जो CQI है दैट इज by end of the course your remarks about your जो आपने कोर्स के दौरान एक्सपीरियंस किया है उस पे बेस्ड करती है कि भाई क्या आपके स्टूडेंट्स इस काबिल थे कि जो आपने उनको टीचिंग स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं वो उस पे पूरा उतरे हैं, या आपकी मेथडोलॉजी या टीचिंग इतनी एडवांस थी कि स्टूडेंट्स ने वो टारगेट अचीव नहीं किया जो आपने सेट करवाए थे उनको. तो मोस्टली जो मिसमैचिंग है वो बिटवीन एम्प्लॉयज और ग्रेजुएट्स है. ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली फोकस करते हैं ग्रेड्स पे. ठीक है जी, कि किसी भी तरीके से हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं, जबकि एम्प्लॉयर को चाहिए स्किल्स अलॉन्ग विद द एटीट्यूड. ठीक है जी, कि भाई उसका एटीट्यूड एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह है और वो कितना स्किलफुल है. मोस्टली हमारे जो पिछली टीचिंग मेथडोलॉजीज थी उसमें हमारे थियोरेटिकल फोकस बहुत ज़्यादा था. हम जब बाहर से पढ़ के आए तो हमें भी कहा जाता था कि भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बट यू आर अ गुड वाइट बोर्ड इंजीनियर्स. आप वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में आप की वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो थियोरेटिकल है. तो मोस्टली जो
स्किल की तरफ जब आप आते हैं उसमें आप मुख्तलिफ डोमेन्स को टच करते हैं। डोमेन्स आप टच करते हैं बाय यूजिंग दी Bloom's taxonomy, that is the cognitive domain, the psychomotor domain and the affective domain. के बारे में पिछले 2 सेशन में भी डिस्कस किया जा चुका होगा। The cognitive domain is all about your head, that is related to head, कि भाई your thinking abilities, आपकी अप्रोच या आप किस तरह एक चीज को असेस करते हैं, वो आपके cognitive domain में आते हैं। फिर उस नॉलेज को यूज करके आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं ऑन एनी मॉडर्न टूल, वो आपके साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। साइकोमोटर डोमेन में जब भी आपका किसी सिस्टम में या किसी कोर्स में फिजिकल कांटेक्ट मॉडर्न टूल्स के साथ आता है तो वो मोस्टली साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। एंड देन इज द अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज मोस्टली अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस, या इसके अलावा जो आपकी इमोशंस हैं, ठीक है जी, फीलिंग्स हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है जी, वो आपके अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप किसी सर्किट बोर्ड वगैरह में काम करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई कहीं मुझे ये तार का झटका ना लग जाए, ठीक है जी, तो वो एक अफेक्टिव डोमेन की फेलियर है आपके पास। बिकॉज अगर आपने सेफ्टी मेजर्स पूरे किए हों तो आपकी मतलब वो रिस्क लेवल जो है वो आपका मिनिमाइज होगा। तो मोस्टली जो 3 डोमेन्स हैं, फर्स्ट इज द कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज रिलेटेड टू द नॉलेज, सेकंड इज द साइकोमोटर डोमेन, दैट इज रिलेटेड विद द स्किल्स, एंड थर्ड इज अफेक्टिव डोमेन, दैट इज टुवर्ड्स द एटीट्यूड। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव है, दैट इज मेनली फ्रॉम थ्योरी, ये हमने डिस्कस किया, एबिलिटी एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द टेक्निकल एंड साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, दैट इज अबाउट द अफेक्टिव डोमेन, एंड देन द फिजिकल स्किल इन डूइंग सो टू मेक श्योर they are effective and efficient. We'll go beyond just technical skills. Now the 3 domains in engineering point of view is the start, ठीक है जी, mostly अगर आप देखें इसमें तो 75% of the portion is covered by the cognitive domain. कि mostly आपका theoretical knowledge ही यूज होता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करके फिर आप साइकोमोटर डोमेन पे आते हैं। अगर आपके पास इनफ नॉलेज होगी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो आप उसको एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप एफिशिएंट की बात आती है तो वहां पे आपका जो एटीट्यूड है वो एड्रेस होता है। इट मीन्स कि भाई कॉग्निटिव की वजह से आपका अफेक्टिव डोमेन भी काफी हद तक कवर हो सकता है using the modern tool usage, that is the psychomotor domain. अब cognitive domain में mostly जो levels हैं, there are 3 levels, that is the lower order level, the intermediate level and higher order जो है आपके पास। अब simple verbs जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो that is define, identify, label, list, etc. ये सारे आपके ठीक है। मोस्टली जो हमें जो सिखाया गया है ओबी सिस्टम के बारे में, तो वो हमें एक कहा गया है कि भाई जब भी आप किसी प्रोग्राम में CLOs वगैरह को डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स में आप टैक्सोनॉमी लेवल को लो रखा करें। बिकॉज फर्स्ट उसका जो मेन उसकी वजह है वो ये है कि भाई जब आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है, तो आप उनको इतने हायर ऑर्डर टैक्सोनॉमी लेवल पे नहीं लेके जा सकते, ना उनके कोर्स इतने एडवांस लेवल के होते हैं जिसमें आप इस हायर ऑर्डर टैक्सोनॉमी लेवल को एड्रेस कर सके या उसको एसेस कर सके। मोस्टली जितने भी हमारे थ्योरी से रिलेटेड पार्ट होता है उसमें हम कॉग्निटिव डोमेन ही के
जो डिफिनीशन है वो हम एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि भाई टू डिफाइन एनी प्रोग्राम वगैरह आप कह सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाई कि भाई मुख्तलिफ आपको सर्किट्स गिवन हो या गेट्स गिवन हो, ठीक है। तो गेट्स वगैरह हो कि भाई आप गेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जो है वो आपके पास आता है कि डिस्क्राइब, डिस्कस एंड एक्सप्लेनेशन की बात आती है। आइडेंटिफाई के बाद एक्सप्लेनेशन की बात आती है, ठीक। सो मोस्टली जितने भी आपके कोर्सेज हायर ऑर्डर के चलते रहते हैं उतना ही आप जो टेक्सोनॉमी लेवल है उसको भी इंक्रीज करते हैं। Second is the psychomotor domain, that is to detect, hear, listen, ठीक है। ये सारे आपके साइकोमोटर डोमेन में आते हैं, ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन में आपके एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, बी अवेयर, ठीक है जी, नॉइज, नोटिस एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारी चीजें पहले 2 सेशंस में मोस्टली डिस्कस हो चुकी हैं तो मैं इसलिए इस पर ज्यादा फोकस यहाँ पे नहीं कर रहा। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई जितना आपका कोर्स एडवांस होगा, ठीक, उतना ही उसकी इफेक्टिव लेवल या टेक्सोनॉमी लेवल उसकी इंक्रीज होगी। डिजाइनिंग ऑफ अ सीएलओ, मोस्टली हमारे जो सीएलओस हैं वो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए जा चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन स्टिल अभी जो हमारी मीटिंग चल रही थी उसमें सर ने यही बोला था कि भाई अगर किसी को अपने सीएलओ पे कोई इश्यूज हैं तो वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सीएलओस होते हैं उसमें ये 3 मेन पैरामीटर्स मस्ट इंक्लूड होते हैं। दैट इज द एक्शन वर्ब, द कंडीशन एंड द स्टैंडर्ड। कि हर एक सीएलओ में एक्शन वर्ब, कंडीशन या स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें जो एक्शन वर्ब है दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक सीएलओ में तीनों पैरामीटर्स इन्वॉल्व हों, लेकिन 2 का इन्वॉल्व होना उसमें जरूरी है। दैट इज आइदर द एक्शन वर्ब प्लस कंडीशन या एक्शन वर्ब प्लस उसके स्टैंडर्ड जो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम सीएलओस देखते हैं कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिजाइन अ सर्किट, ठीक है, या स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिजाइन अ मल्टीप्लेक्सर। डीएलडी में हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन कोर्स में इस वजह से दिया कि मोस्ट इजी है और सब थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिजाइन है, कुछ मेजर उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है। सो सच सीएलओस आर कंसिडर्ड एज अ पुअर सीएलओ। नेक्स्ट में आप देखें स्टूडेंट शुड बी टू इंडिपेंडेंटली डिजाइन एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। अब यहां पे आप देखें तो डिजाइन के साथ जो है आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, ये कि भाई आपने एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च के थ्रू इंडिपेंडेंटली एक सर्किट को डिजाइन करना। तो वी कैन कंसिडर दिस सीएलओ अ बिट बेटर देन द प्रीवियस वन। और जो लास्ट में है इसमें अगर आप देखें तो आपके जो एक्शन वर्ब है उसके साथ कंडीशन और स्टैंडर्ड दोनों इंक्लूड। उसमें दिया है कि भाई कोरिलेशन रिसर्च दैट यील्ड वैलिड रिजल्ट्स, ठीक है। एक आउटकम है, एक अचीवमेंट है जो कि आपने उसका एक बार आपने सेट कर दिया कि अगर ये बार उसको मैच कर दे तो ही वो आपके पास वो आउटकम अचीव हो सीएलओ। So such CLOs are considered as the best CLO जिसमें तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो एड्रेस हों। That is the action verb plus condition and plus standard. There are some important notes for writing a CLO. First is that it is not compulsory for every CLO to have all 3 components. That is, V stands for verb, C for condition, and S for standard. But must have at least 2 of the condition या 2 of the parameters, ठीक है, जिसमें एक्शन वर्ब जो है वो आपका मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में एक्शन वर्ब के साथ कंडीशन है और सेकंड में एक्शन वर्ब के साथ
स्टैंडर्ड डिवाइड। अब अगर कोई भी किसी भी सीएलओ में आपके पास दो एक्शन वर्ब आते हैं, ठीक है जी, और वो सेम डोमेन में है। फॉर इंस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी है एक्स वाई जी जो भी है। तो स्टेट और एक्सप्लेन, इसको अगर आप देखें तो ये दोनों आपके कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। तो अगर एक ही डोमेन में हो तो जब फिर आप उसकी असेसमेंट करते हैं, तो जैसे हमने यहां पे ये मुख्तलिफ लेवल्स रखे हैं टैक्सोनॉमी के, तो इसमें जो हायर लेवल है उसी को फिर आपने अचीव करना होगा। क्वेश्चन में था स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो फिर मोस्टली इसकी असेसमेंट एक्सप्लेन के बेस पे, वो इसका टैक्सोनॉमी लेवल डिफाइन होगा। अगर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई जिसमें आप दो मुख्तलिफ डोमेन्स पे जाते हैं, वन इज द एक्सप्लेन एंड देन एक्सरसाइज, ठीक है, कि आप एक सर्किट बोर्ड बना रहे हैं या एक एंड गेट है, ठीक है जी, उसको आप एक्सप्लेन करें और एक्सरसाइज करें लैब में। अब वो जो है मुख्तलिफ डोमेन्स में आ गई है। एक आपका हो गया है कॉग्निटिव डोमेन में, दूसरा हो गया है आपका साइकोमोटर डोमेन में। तो इन दैट केस आपने फिर दोनों को अलग से एसेस करना होगा। एक को कॉग्निटिव में एक्सेस करना होगा, दूसरे को आपने साइकोमोटर डोमेन में एक्सेस करना होगा। फॉर इंस्टेंस ये जो एक्शन वर्ब है, इसमें अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखें, सो जो एग्जांपल था दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल। तो ये फिर आपके पास होगा एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें स्टेट का वर्ड हमने नेग्लेक्ट किया, बिकॉज जो एक्सप्लेन है दैट इज ऑफ द हायर ऑर्डर। सेकंड में है जी कि भाई टू वर्ड्स इन डिफरेंट डोमेन, एग्जांपल एक्सप्लेन एंड परफॉर्म द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई एक्सरसाइज करना या उसको परफॉर्म करना, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोनों चीजें, अब जो परफॉर्मेंस है या जो एक्सरसाइज है जो आप लैब में कराते हैं स्टूडेंट्स को, वो आपका साइकोमोटर डोमेन में है, और जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन में। तो इन दैट केस हमने साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन दोनों को अलग से एक्सेस करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बहुत डिफिकल्ट होते हैं उसे असेसमेंट करने के लिए। तो मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि जो साइकोमोटर डोमेन के जो सीएलओज हैं उसको अलग से असेसमेंट उसकी करें, और जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी अलग से असेसमेंट करें। मतलब एक क्वेश्चन में या एक ही लैब में आप दोनों चीजों को ना लेके आए तो वो बेहतर है। हमारा सिस्टम भी अलाउ नहीं करता जी। सिस्टम आपका इस केस में अलाउ कर सकता है कि भाई आप सिस्टम में जब जाते हैं तो क्वेश्चंस के पार्ट्स को अलग अलग उसकी ब्रेकडाउन इस तरह करें कि एक को आप साइकोमोटर और दूसरे को आप कॉग्निटिव में लेते हैं। मतलब क्वेश्चन 3 का पार्ट ए क्वेश्चन को दो दफा एंटर करें, पार्ट ए और पार्ट बी का। जी, उस केस में हो सकता है मतलब उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। नहीं ना, ये अब कोई करेगा तो वैसे ही अपने लिए मतलब मुसीबत ढूंढेगा। ये है कि कोशिश करें कि सीलो जितना सिंपल हो, जनरलाइज हो, बहुत जगहों पे फिट बैठ सकता हो, ठीक है जी। तो ऐसे सीलो को डिजाइन करें। सीलो को किसी टॉपिक से रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस जो मेरा कोर्स था उसमें ये था कि भाई a student should be able to convert binary into decimal, decimal into hexadecimal और hexadecimal into planar, ठीक है। अब ऐसा सीलो जो है that is a topic specific, ठीक है। तो topic specific नहीं होना चाहिए, वो generalize होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने ये तो आपके वो है डीएलडी के मैंने जो सीलोज चेंज कराए हैं, that was not that is updated सीलो। उसमें अगर आप देखें तो पहला सीलो एक्वायर नॉलेज,
related to the concept, tools and techniques for the design of digital electronic circuits. कि भाई वो नॉलेज को एक्वायर करें, एक जनरलाइज टर्म है, इसमें किसी टॉपिक का कोई कहीं भी विजिट नहीं है। सेकंड में आप देख, अच्छा इसका डोमेन जो है चूंकि एक्वायर नॉलेज है तो वो कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है, और टैक्सोनॉमी लेवल 2 है, और ये जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके सेकंड के साथ ये मीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मस्ट होना चाहिए कि भाई आपका सीएलओ जो है वो आपका जीए के साथ मीट हो रहा है कि नहीं। दो सीएलओस एक जीए के साथ मीट कर सकते हैं। सीएलओ नंबर 1 भी जीए 2 के साथ हो, सीएलओ नंबर 2 भी जीए 2 के साथ हो, ठीक है, लेकिन एक सीएलओ दो जीएस के साथ मीट नहीं कर सकता। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैंने जो फर्स्ट सीएलओ लिखा है इसके मैं GA2 भी लिखूं और साथ में कॉमा के साथ 3 लिखूं, वो सिर्फ एक GA के साथ ही मैप करेगा। और मोस्टली जो मैपिंग होती है दैट इज दिस मॉडर्न टूल यूजेज। मोस्टली जितने भी साइकोमोटर डोमेन है उसमें मॉडर्न टूल यूजेज होता है। जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें आप GA नंबर 6 को एसेस कर सकते हैं, जिसमें आपके इंडिविजुअल एंड टीम वर्क एबिलिटी है। देख लेते हैं, सबसे पहले आप देखिए आपके पास लिख लें 2 3 4 चीजें जो भी आप सोच रहे हैं कि आपके कोर्स के बाद स्टूडेंट ये चीज सीख रहे हैं जी, मतलब वो अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा या कोई भी अच्छी उसके अंदर चीज आ जाएगी। उसके बाद जाके देखिए जिस जीए के साथ मीट करते हैं, क्योंकि जितने जीए हमारी यूनिवर्सिटी ने लगा दी है जी, तो वो किसी न किसी के साथ हम मीट करते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद जो है तो हमने देखना अब ये जो है ये अब कोऑर्डिनेटिव डोमेन के जो ये चार्ट गिवन है उसके अंदर किधर मीट कर रहा है, तो वो नंबर भी उधर लिख लें। तो सबसे पहले मतलब अपने ये बना ले सीएलओस, उसके बाद उसकी मैपिंग कर ले, फिर कहीं ना हो रहा हो तो फिर खैर उसके अंदर चेंज। एग्जैक्टली सर, प्रोसीजर इसी तरह, ठीक है कि आप जब सीएलओस डिजाइन करते हैं वो कोर्स को देखते हुए आप सीएलओस डिजाइन करते हैं और फिर आप देखते हैं कि भाई वो कौन सी चीज के साथ मीट कर रहा है। मोस्टली अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस हुई है वो ये कि भाई हमने मोस्टली जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको टच किया है, साइकोमोटर को थोड़ा बहुत टच किया और अफेक्टिव को कहीं भी टच नहीं किया, वो जीरो है। तो उसमें जितने भी ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जितने भी आएंगे उसमें आप इफेक्टिव डोमेन को टच कर सकते हैं, ठीक है। एचसी वगैरह से जो मिले हैं, ठीक है जी, अगर आप उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं अच्छी बात। अगर अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके बेस पे आप थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वो करने के बाद एचसी के जो अप्रूव्ड सीएलओस हैं उसका मेन जो फायदा है वो ये है कि भाई जब भी कोई विजिट आता है तो वो आपके सीएलओस पे एतराज नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक एचसी के अप्रूव्ड सीएलओस हैं, ठीक है, उस पे वो कहीं भी एतराज उस वक्त उठाते हैं जब उसको आपने बहुत ज्यादा चेंज किया। इसके साथ मसला है कि फिर वो जीएस के साथ मैप भी करने होते हैं, तो जीएस के साथ तो मैप होते हैं, वो ऐसे के जो बनाए हुए हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के जीएस के साथ मैच होते हैं। हमने जीएस को वैसे जीएस तो जनरलाइज होते हैं, वो तो सबके हर जगह पे एक जैसे सीएलओ बनाने की हमारे जरूरत नहीं। सर कह रहे आप देख ले, अगर आपको लगता है थोड़ी चेंजेस चाहिए होता है, क्योंकि मैं अभी ये उसके एनसेक के लेके आया हूं और मतलब उन्होंने क्लियर कट सारे डिफाइन किए हुए हैं, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, अप्लाई करके बनाए जी, अप्लाई करने की बात ठीक है। आप अप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सर, अभी जो फर्स्ट 2 सीएलओस जो हैं दैट इज ऑफ द टैक्सोनॉमी लेवल 2 और टैक्सोनॉमी लेवल 3 में, ठीक। इससे पहले जो सीएलओस थे वो टैक्सोनॉमी लेवल 6 पे भी गए, ठीक है। अब सिर्फ पेपर में मैंने ये नहीं देना कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 इज मीटिंग विद सीएलओ 1, क्वेश्चन 2 इज मीटिंग विद सीएलओ 2,
जब आपने उसका बार हाई रखा हो, CLO लेट्स से टैक्सोनॉमी लेवल उसका 6 है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन फिर आपके जो पेपर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सबसे डिफिकल्ट है। फिर वो जनरल मतलब आप क्वेश्चन देंगे ठीक है, सिनेरियो देंगे वो उतना ही वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, बिकॉज आपने बार इतना ऊपर सेट किया। तो मेनली इस सेशन का मकसद ये कि भाई आपने अपने बार को किस तरह सेट करना, सिर्फ ये नहीं करना कि बस क्वेश्चन 1 CLO1 क्वेश्चन 2 CLO2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो टैक्सोनॉमी लेवल के मुताबिक ही उससे क्वेश्चन को लिख सकता हूं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि भाई आप जो है कोई असेसमेंट करें या चीजों को एनालाइज करें, और वो जो बार मैंने सेट किया हुआ है उसी के बेस पे मैं बस पेपर सेट करूंगा। जी ये देखें। जी सर, एग्जैक्टली जी बिल्कुल। अभी मैं एक सैंपल पेपर लिया हुआ सर, ठीक है जी, मेरा एक कोर्स है कि भाई आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ A, B and C that makes the sum term equal to 0। अब इसमें आइडेंटिफाई और साथ में सम टर्म जो है यहाँ पे वो क्या है, वो आपका कंडीशन। सेकंड में आप देखें तो दैट कैरी आउट द डेसिमल नंबर 130 एट बाइनरी एंड ऑक्टल, ठीक है। आपने बाइनरी और ऑक्टल को क्या करना है, इसका उसका बाइनरी और ऑक्टल फाइंड करना। जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब यहां पे अगर ये क्वेश्चन होता तो ये एक वीक क्वेश्चन होता, ठीक है। अब साथ में क्या है कि यूजिंग लॉजिक गेट्स, ठीक है कि मैंने उनको एक कंडीशन दे दी है कि लॉजिक गेट्स को यूज करके आप एक मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करें, ठीक है। और नीचे जो उसका क्वेश्चन है जो पार्ट 2 है, उसमें आप देखें उसमें डिजाइन भी है और उसमें मल्टीप्लेक्सर डिफाइंड है कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 135, ठीक है, 2x1 है, 4x1 है, 8x1, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर तो बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिफाइंड है कि भाई 8x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना, ठीक है। ये वीक होता है कि मतलब ये बस गुड होता है, क्योंकि इसमें तो दो ऑलरेडी है, तो तीसरा का ना भी होता है, फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि एक पूरा था, एक एवरेज था, एक ही था, यहाँ पे डिस्क्राइब भी है और ऑपरेशन भी है, एग्जैक्टली दो हो गए जी, ठीक है। दो अगर हो तो बस ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सेट करते हैं, तो जो हमारे जो बार्स जो हमने सेट किए थे, जो टैक्सोनॉमी लेवल्स हैं, उसमें जो एक्शन वर्ब्स हैं कोशिश करें उसी को यूज करें। यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई है, कैरी आउट है, डिस्क्राइब है, डिजाइन, ये सारे वहाँ पे। अब हमारे वहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन होता है जो हम स्टूडेंट को देते हैं, वो ये होता है कि ये फलाने नीचे प्रोग्राम लिखे, इनकी ना गलती है तो ठीक करके लिखे जी। दूसरा क्वेश्चन हम यही देते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद द, आइडेंटिफाई भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे एक्शन वर्ब हो सकते हैं। एनालाइज थोड़ा ऊपर लेवल पे चला जाएगा, स्टेट कह सकते हैं, जी, लेआउट भी हो सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर हम जाएं तो लिस्ट हो गया है जी, आपका स्टेट हो गया है, और कैरी आउट हो गया है सर, सॉल्व हो गया है, ठीक है। फिर एनालाइज वगैरह जो है या डिफरेंशिएट, ये थोड़े हाई ऑर्डर पे चले जाते लोअर हैं। ऑर्डर में करेंगे। हाँ, तो लोअर ऑर्डर में सर आपके मोस्टली जो नॉलेज है और कंप्रीहेंशन है वही आपके आते हैं। अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि मतलब जो विजिट वाला CLO2 तक तो मतलब
होना चाहिए। सर इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है जी। टैक्सोनॉमी लेवल अब कोर्स बेस पे आप जीएस को टच करते हैं, ठीक है जी। जरूर कोशिश ये होती है कि सारे सीएलओज जो सारे जीएस हैं बाय एंड ऑफ योर डिग्री वो स्टूडेंट ने अचीव किया, ठीक है। 6 तक 10 जीएस आना चाहिए, ठीक है, 10 जीएस। लेकिन इसमें ये नहीं है सर कि भाई आपका जीए नंबर 10 या जीए नंबर 9 जो है वो आपके पूरे डिग्री में जो है 1-2 कोर्सेज में टच है। इसमें ये जीए है, ये हमारे सिस्टम में तो फिलहाल नहीं है। नहीं सिस्टम सिनर्जी नहीं, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। इसमें ताकि ऐसे लगेगा। इसमें इन्होंने जो किया हुआ है सर वो आपको सिर्फ एक टेबल सा वो बना के दे देते हैं, उसमें अब चार्ट नहीं बनती। हम जब करते थे हमारे पास पूरा उसका ग्राफ बना, ठीक है, एक्सेल शीट वगैरह बनती थी और उसमें फिर जो आपने बेंचमार्क रखा होता था या तो थ्रेशोल्ड आपने रखा होता था, उससे अगर वो नीचे होता तो फिर उस पे आप जो सीक्यूआई है वो उस पे अप्लाई करते, या जो करिकुलम रिव्यू कमेटी थी वो उसी पे अप्लाई करती कि भाई अगर किसी का सीएलओ फेल हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ था वो 50% कि अगर 50 स्टूडेंट है 50 में से 25 से ज्यादा फेल या 25 से ज्यादा का जो है सीएलओ 1 अचीव नहीं हुआ तो दैट सीएलओ इज कंसीडर्ड एज फेल। अच्छा, फिर फैकल्टी एचओडी कोऑर्डिनेटर्स या जो एक्सपर्ट होते हैं वो बैठकर उसको एड्रेस करते हैं कि भाई जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला है कि भाई आपके कुछ रिमार्क्स होते हैं बाय एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर जो है काजी साहब उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है जी, इनके साथ फेलियर ज्यादा हो जाते हैं तो बाय एंड ऑफ द कोर्स ये लिख सकते हैं कि भाई मेरे साथ ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री मेडिकल के, उनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा फेल हो गए, तो इसका फिर वो प्रपोज सॉल्यूशन देंगे कि आप अपने कोर्स के लेवल को नीचे लेके आए, ठीक है जी, या उनको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए ट्यूटोरियल क्लासेस की शक्ल में कुछ आउटकम्स देंगे, ये भी हम करेंगे जी। जाहिर सी बात है, मसला आपके कोर्स है, मसला आपका कोर्स का बनेगा, ऑप्शन है सही। काजी मैं तेरे साथ ठेकेदारी में जा तो रहा हूं। अब्बास साहब जो फेल हो गए तो क्या करें? कौन सा सर? सर वो इस तरह नहीं होता, वो इस तरह होता है कि भाई लेट्स से एक जीए है, जीए 1, ठीक है, वो आपका 10 कोर्सेज में अप्लाई होता है, में वो 10 बार जो है वो एड्रेस होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर 10 के 10 कोर्सेज में अगर आपका 6 कोर्सेज में वो जीए क्लियर है, वो सीएलओ क्लियर है, बिकॉज़ सीएलओ ही मैप कर रहा है जीए के साथ, तो अगर वो 6 कोर्सेज में क्लियर है तो दैट सीएलओ इज कंसीडर्ड एज पास। अच्छा, तो हमारा भी सर जो सिनर्जी है वो सीएलओ बेस पास में नहीं कर रहा। नहीं कर वो नहीं करे सर, वो आप वो सीएलओ बेस पे नहीं करे, उसमें सर असल में इसकी जो असेसमेंट होती है वो इंडिविजुअल बेस्ड असेसमेंट होती है। तो इंडिविजुअल बेस्ड असेसमेंट होती है वो हर एक स्टूडेंट का हर एक कोर्स का सीएलओ की अचीवमेंट और उसकी पीएलओ पे देखते हैं कि भाई पीएलओ इसका बिकॉज़ ऑटोमेटिकली अगर सीएलओ फेल है तो उसका पीएलओ भी फेल इस है। वक्त फिलहाल सिर्फ डाटा गैदर होगा, उसके ऊपर बाकी प्रोग्रामिंग को आराम से करें। वो कह रहे हैं चौथे साल में जब ये निकलेंगे स्टूडेंट उस वक्त तक हमने किया होगा, उन्हें 4 साल का टाइम हुआ, 4 साल का टाइम है, लेकिन ये काफी हेक्टिक एक्सरसाइज, मतलब आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर अभी जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं दैट इज अराउंड 400 स्टूडेंट्स, तो 400 स्टूडेंट्स के सारे कोर्सेज और सारे कोर्सेज के हर एक का अलग सीएलओ और उसकी अलग मैपिंग। मतलब एक कोर्स कम होना चाहिए जी बिल्कुल मिनिमम। ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो सॉफ्टवेयर का है, आप जो मेरा जो उन्होंने करना है सिनर्जी के अंदर वो रहेगा। अच्छा सर ये थोड़ा इसको ये लास्ट में क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा देखते हैं। ये डिजाइन अ 3x8 लाइन डिकोडर फॉर
D1, D5 एंड D6 मुख्तलिफ D जो है ये डिकोडर करने हैं बाइनरी जो नंबर है उसको सर ये वैसे हमारे किसी पेपर को लेके आप सैंपल कर बोला था आपको कि इसीलिए बोल रहा हूँ बस ठीक है भेज दें मेल पे चेक कर लेते हैं नहीं लेकिन चेक कर पता लगेगा ये मामला क्या है। देखिए सर ले पेपर आप यहाँ पे डिजाइन है सब पेपर लाइन सर तो मांग रहे पेपर दे मुझे मैं वही तो कह रहा हूँ डिजाइन है सर ठीक है जी डिजाइन के साथ कंडीशन क्या है जी कि 3x8 लाइन डिकोडर सर वो कह रहे हैं कोई डिकोडर का पता नहीं आपके डिकोडर लगे यार डेट में दे दी थी सर बस ये नहीं आप ईमेल में लिखा था उसमें आपसे मुझे मैसेज क्यों में भेजेगा लिखा यार? था लेके आए। सर आपके साथ क्लासें कैसे शुरू कर देते हैं आप मोबाइल में देखते हैं बस ठीक है सर ये D1 D5 और D6 का बता दें इसमें मसला नहीं है सर इसमें देखें डिजाइन है सर हाँ ठीक है जी ये तो आपका वर्ब हो गया अच्छा ठीक फिर इसमें जो कंडीशन है वो क्या है जी कि 3x8 लाइन आपके 2x4 भी होते हैं 3x8 भी होते हैं 4x16 भी होते हैं यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया B और C हो और फिर स्टैंडर्ड क्या है जी कि 1 6 5 और 6 के लिए अच्छा सर एक फॉर एग्जांपल CLO3 है वो हमने असाइनमेंट 3 क्विज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर मतलब फाइनल पे क्वेश्चन में दिया है और स्टूडेंट ने वो तीनों के तीनों जो है वो फेल कर दिए हैं मतलब असाइनमेंट में भी उसके कम मार्क्स है क्विज में भी और क्वेश्चन में भी और उसके पेपर के मार्क जो है वो 75 है जी। तो उसका एक CLO फेल होगा तो फिर इसका उसका कोर्स पास होगा लेकिन उसका सीलो लोग फेल होगा मुझे पता है नहीं अच्छा ये कौन चैप्टर है सर लेट्स सपोज ऑनलाइन के पेपर में उसका सीएलओ फेल है लेकिन असाइनमेंट में उसने पास करा हुआ है। जी नहीं वो इस तरह नहीं होगा ना सर वो इस तरह होगा कि भाई असाइनमेंट में जो है ना असाइनमेंट के लिए से 2.5 मार्क्स होते हैं जी असाइनमेंट के 2.5 मार्क्स होते हैं क्विज के भी 2.5 है सही ठीक है जी मिड का जो पेपर था उसमें जो आपने सीलो दिया था वो आपने 10 नंबर का दिया था या 10 नहीं 5 नंबर का दिया था ठीक है जी और फाइनल का पेपर उसमें जो आपने क्वेश्चन दिया था वो आपने 10 नंबर का दिया था 15 का फेल है तो ठीक है जी तो ये कितना हो गया जी सर ये आपके पास टोटल 20 नंबर हो गए सही है अगर इसका कलेक्टिव उसका 10 से कम आ गया तो उसका सीलो फेल वो फिर आपने पास होगा बात तो सर पास ही नहीं होना यही तो कह रहा हूँ ना कि ये नहीं सर एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हुआ डू वी नीड टू ट्रेन द स्टूडेंट्स एज वेल कि इस तरह का पेपर आएगा हमारे स्टूडेंट इस तरह के पेपर के हिसाब से नहीं है ना उनको सीएलओ का पता है कि ये क्या चीज होती है तो अगर वो बार बार फेल कर रहे हैं तो हम तो ट्रेन हो जाएंगे बट डू वी नीड टू ट्रेन द हमें ये जनरल कंसर्न है अब इसके आप 10 नंबर का उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं पेपर के अंदर वो तो रह गया ना हाँ वो रहे उसके दबे नंबर हो जाए ना ओबी का पता है ना सीएलओ का पता है ना पीएलओ का पता है तो किस तरह फिर वो एग्जाम ले रहे हैं ट्रेन करना पड़ेगा ये तो स्टूडेंट को भी ट्रेन करना पड़ेगा जाहिर सी बात हाँ बिल्कुल सर स्टूडेंट को भी बताना और उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा नहीं तो स्टूडेंट को कब बताएंगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड तो आपका चल रहा है थर्ड भी चल रहा है प्रीवियस पेपर अप्लाई भी कर दिया बिगिनिंग जी दबन सिलोजा में जो है वो एलएमएस पे डाल दिए कोर्स में लेकिन उनको क्या पता कि ये क्या पता है कि ये आप देखिए शासन बंदी है नेक्स्ट के साथ अच्छा हर टीचर ट्रेन है टीचर अपने कोर्स के बारे में क्लास सर हर बारी से इस सेमेस्टर में ना होता है कि जला से वापस ना नहीं वो कह रहे सर कह रहे थे कि सेव कर रहे हैं इसको वो चली नहीं है तो सब वो अभी शुरू ही नहीं हुआ ये नीचे होता है अक्सर यहाँ ना पे स्टार्ट नहीं स्टार्ट होता है साइड पे ब्रेकिंग हो रही है हाँ तो वो किधर है ये अब स्टार्ट हुआ नहीं एक मिनट ये नहीं पास ना करो